और ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। यानी कि अगर किसी घर में एक बहन या भाई को ये है तो उसमें जो है ना 2 to 5% रिस्क है कि उसके बाकी बहन भाइयों में भी ये हो सकता है। दौरान किसी भी वजह से फ़ीमेल को जो है बुखार हो जाता है, फ़ीवर हो जाता है, तो उसमें का ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसके आगे बेबी में। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर नासिर इकबाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जिस बीमारी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि उस बीमारी के बारे में बहुत ही कम बात की जा रही है और बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है। मेरी नज़र में अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल भी ये गलत नहीं होगा कि ये बीमारी जो है ये पोलियो से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जी, ये बीमारी क्या है और इसके क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो होता यूँ है कि मेरे पास एक कपल आता है, वो जो है उनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है और वो जो है जो मेन सिटी से थोड़ा सा पेरीफ्री में रहते थे, यानी कि जो ना टाउन और एक गाँव वाला एरिया था, वो उधर से बिलोंग करते थे। तो वो उधर आए तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो है वो जो लोकल जो गायनी थी या जो भी एलएचवी थी उधर उसको चेकअप करवाते रहे, लेकिन उनका इतना अच्छा फॉलोअप नहीं था उसके पास। और क्या था कि उन्होंने अल्ट्रासाउंड जो है, जो सीरियल अल्ट्रासाउंड होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कुछ वक्फे के बाद जो अल्ट्रासाउंड करवाने होते हैं, वो भी उन्होंने इतने कोई प्रॉपर्ली नहीं करवाए। तो अब हुआ क्या है कि जी जब जो है जो प्रेगनेंसी थी वो अपने टर्म पे पहुंची तो ये डिलीवरी हो गई। तो अब क्या हुआ कि उधर जो थे हॉस्पिटल वालों ने फ़ौरन जो है ना उसको बच्चे को जो है ना हमारे पास इधर पीडियाट्रिक सर्जन के पास भेज दिए कि क्या मसला था बच्चे की कमर में फोड़ा था। तो ये बच्चे की कमर में फोड़ा ये क्यों था, वो पेरेंट्स आए फ़ौरन, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, डेफ़िनेटली उनका ये पहला बेबी था। तो वो क्यों फोड़ा बना, वो उनके काफ़ी सारे सवालात थे और आखिर ये क्या चीज़ थी, ये फोड़ा क्या था। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि अगर जो है आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ये साबित हो सकती है। तो ये कमर का फोड़ा क्या है, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। जी, वो जो बीमारी जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं उसको कहते हैं स्पाइना बाइफिडा, जिसका मतलब है स्प्लिट स्पाइन। यानी कि इस बीमारी में क्या होता है, जो स्पाइनल कैनाल होती है, जो बच्चे की कमर की हड्डी होती है, वो सेंटर से स्प्लिट हुई होती है, डिवाइड हुई होती है। बेसिकली होता है कि स्पाइना बाइफिडा जो है ये एक बर्थ डिफेक्ट है, जो हमारी स्पाइन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये बाय बर्थ ही प्रॉपरली ये बने नहीं होते। और इसको क्या कहते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है कि न्यूरल ट्यूब जो है बेसिकली जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो ये एक जो है इस तरह का एक स्पेशल टिश्यू होता है, स्ट्रक्चर होता है बच्चे के अंदर, जिसके ज़रिए बच्चे का जो दिमाग है, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बनता है न्यूरल ट्यूब की वजह से। तो अब क्या होता है कि ये जो इसमें ज़रूरी देखने वाली बात है वो ये है कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जो कि स्पाइना बाइफिडा या कमर का फोड़ा बनाता है, ये कब इसमें मसला बनना शुरू होता है, एट 28 डे ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि ये उस टाइम ही बनना शुरू होता है जबकि अभी जो है जो जो लड़की होती है, जो फीमेल होती है, उसको कंफर्म ही नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट है भी कि नहीं। यानी कि लेस देन 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ही ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है ये ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है और इस टाइम पे तो अभी वो फीमेल को कंफर्म ही नहीं होता है कि उसको वो प्रेगनेंसी है भी कि नहीं। तो ये इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या होता है कि जो है जिन बच्चों में स्पाइना बाइफिडा होता है उनका जो है पोर्शन ऑफ द न्यूरल ट्यूब डजेंट क्लोज प्रॉपरली। यानी कि जो उनका जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन है, वो यहाँ प्रॉपरली बना नहीं होता है, या अगर बन गया है तो पूरी तरह से वो स्किन से कवर नहीं हुआ होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बोन्स की, स्पाइन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब उसमें जो है क्या क्या टाइप्स होती हैं, किन किन टाइप का ये स्पाइना बाइफिडा होता है, ये बहुत ही जानना ज़रूरी है इसकी टाइप। उसकी वजह ये है कि जिस तरह की टाइप होगी उसी तरह की आगे सिवियरिटी होगी, यानी कि बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो इसमें सबसे पहले आती है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। ओकल्टा का मतलब होता है हिडन, यानी कि ये जो है इसके बच्चे में जो स्पाइन की प्रॉब्लम तो होगी लेकिन ये ऊपर से स्किन से कवर होगी। इट इज़ द माइल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप, यानी कि बहुत ही ये माइल्ड यानी कि कम जो है ना इसमें मसले होते हैं, और लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉमन ये वाली टाइप होती है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा।
अब इसमें क्या होता है कि देयर इज़ अ स्मॉल सेपरेशन और गैप इन वन और मोर बोन्स ऑफ द स्पाइन, यानी कि जो हमारी जो कमर की हड्डी होती है उनको वर्टेब्रे कहते हैं। और उसमें क्या होगा कि एक या एक से ज़्यादा जो बोन्स हैं उसमें जो है डिफेक्ट होगा। मैनी पीपल विद स्पाइना बाइफिडा डजंट इवन नो इट। ये इतनी ही ये आम होती है कि अगर किसी को स्पाइना बाइफिडा अकल्टा है तो अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी इस तरह की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम या डेवलपमेंटल एनॉमली नहीं होती। अब अगली बात आई थी माइलोमेनिंजियोसील। ये जो है ज़रा सीवियर इसमें प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि ये ओपन स्पाइना बाइफिडा होता है, यानी कि इसमें कोई भी स्किन कवरेज नहीं होती, और इसकी वजह से इसको क्या होता है मोस्ट सीवियर टाइप इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो स्पाइनल कैनाल है, जो वर्टेब्रा है, ये बिल्कुल ओपन होते हैं, और जो है ना काफ़ी एक से ज़्यादा जो वर्टेब्रा हैं जो हमारी लोअर बैक होती है उसमें ये प्रॉब्लम होती है। अब माइलोमेनिंजियोसील में क्या होता है, जो हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये कुछ मेम्ब्रेन्स यानी कि झिल्लियों से कवर होता है। अब इसमें क्या होगा कि ये स्किन भी ओपन होगी और ये जो झिल्लियाँ हैं ये भी स्किन से बाहर निकली होगी, और हमारा जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है स्पाइनल कैनाल जो नर्व्स होती हैं वो भी जो है जिस्म से बाहर निकली होंगी। अब और किस तरह होंगी, वो एक थैली की शक्ल में भी हो सकती हैं या बिल्कुल ओपन जो है वो हो सकती हैं। तो इसमें इस अगला क्या मसला होगा कि जो है ना इसकी वजह से बच्चों को जो ना काफ़ी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो सकता है, जो मसाने के मसाइल हो सकते हैं, और जो बड़ी आंत के मसाइल भी हो सकते हैं। और अक्सर जो है इस तरह के बच्चों को पैरालिसिस यानी कि जो निचला जो धड़ होता है बच्चों का वो सही तरह से काम नहीं करता। अब इसमें जो है ना एक लेस कॉमन जो इसमें टाइप है वो है मेनिंजियोसील। मेनिंजियोसील क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा रेयर टाइप होती है, बहुत ही कम ये पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ जो है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की इर्द गिर्द जो झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो बाहर निकली होती हैं, अदरवाइज जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो बिल्कुल ठीक होता है। तो इसमें क्या होता है कि नो नर्व्स आर अफेक्टेड, जो जितनी भी नर्व्स हैं उनमें से कोई भी अफेक्ट नहीं हुई होती, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अपने सैक के अंदर ही होता है। अब इसमें क्या होता है कि बिल्कुल माइनर सी प्रॉब्लम्स होंगी या बिल्कुल भी जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई माइनर प्रॉब्लम होगी इस मेनिंजियोसील में तो क्या होगा, बाउल या ब्लैडर के प्रॉब्लम हो सकते हैं, यानी कि बच्चे का जो अपने पेशाब और पखाने पे कंट्रोल नहीं होगा। अब इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है समझने वाली कि इसके कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। अब जो है ना इसकी जो मोस्ट कॉमन जो काजेज़ हैं वो उसमें कुछ देख लेते हैं कि ये है ना सबसे ज़्यादा ये जो वाइट पीपल होते हैं ये उनमें होता है, और जो हिस्पैनिक यानी कि जो स्पेनिश बोलने वाले होते हैं हिस्पैनिक्स उनमें जो है ये ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, और ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो इसकी रीज़न हो सकती है जो रिस्क फैक्टर है वो है जेनेटिक्स, यानी कि अगर किसी घर में एक बहन या भाई को ये स्पाइना बाइफिडा या कमर का फोड़ा है तो उसमें जो है ना 2 to 5% रिस्क है कि उसके बाकी बहन भाइयों में भी ये हो सकता है। इसके बाद आए थे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी जो है फ़ीमेल को रेडिएशन का सामना करना पड़ा है, यानी कि एक्सरे रेडिएशन या सीटी स्कैन की रेडिएशन का सामना करना पड़ा है किसी भी वजह से, तो फिर जो है ना उसमें चांसेस हैं कि उनको स्पाइना बाइफिडा हो सकता है। हाइपरथर्मिया दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझने वाली चीज़ है। अगर प्रेगनेंसी के फर्स्ट दिनों में यानी कि पहले या दूसरे हफ्ते के दौरान किसी भी वजह से फ़ीमेल को जो है बुखार हो जाता है, फ़ीवर हो जाता है, तो उसमें का ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसके आगे बेबी में स्पाइना बाइफिडा हो सकता है। अब इसकी क्या रीज़न है, इस पर स्टिल अभी भी रिसर्च चल रही है, लेकिन इसको हाइपरथर्मिया से यानी कि फ़र्स्ट डेज़ ऑफ प्रेगनेंसी में अगर बुखार होने को स्पाइना बाइफिडा से रिलेट किया गया है। इसके अलावा जो दूसरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है ड्रग्स। अब इसमें जो है ड्रग्स जो है वो कौन सी आती हैं, अगर कोई ऐसी फ़ीमेल है जिसको मिर्गी के झटकों का मसला है, यानी कि जो झटके लगते हैं मिर्गी के उसका मसला है, और वो उसकी मेडिसिन लेती है, तो उसकी वजह से भी ये जो इस तरह की वो हार्मफुल मेडिसिन होती हैं बेबी के लिए वो स्पाइना बाइफिडा यानी कि कमर का फोड़ा करवा सकती हैं। एंटीफोलेट कुछ इस तरह की एंटीबायोटिक होती हैं जैसे कि सेप्ट्रान वगैरह, उसमें कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं। अगर वो प्रेगनेंसी के शुरू के दिनों में किसी और बीमारी की वजह से आपने ली है तो वो स्पाइना बाइफिडा करवा सकती है। अल्कोहल डेफिनेटली, अल्कोहल वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, तो इस दौरान तो वो और भी ज़्यादा हो जाएगी। डायबिटीज़, अगर किसी
फ़ीमेल को शुगर है प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी से पहले भी शुगर है और प्रेगनेंसी के दौरान वो कंटिन्यू रही है, तो उसके अंदर स्पाइना बाइफिडा के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ओबेसिटी जो है यानी कि मोटापा, ये स्पाइना बाइफिडा के चांसेस को ज़्यादा कर देता है। और काफ़ी सारे इस तरह के मैटरनल इन्फेक्शंस हैं जैसे कि साइटोमेगेलो वायरस या इस तरह के काफ़ी ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन हैं जो है स्पाइना बाइफिडा करवाते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा एक जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है जो कि 50% जो चांसेस करवाती है स्पाइना बाइफिडा के, वो है फोलेट डेफिशिएंसी यानी कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉज है, यानी कि कह लें कि ऑलमोस्ट 50% जो है ये रिस्क फैक्टर है। अगर किसी फ़ीमेल में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है प्रेगनेंसी से पहले ही, तो उसकी वजह से उसको स्पाइना बाइफिडा हो सकता है। जी, अब जो है ये वीडियो को थोड़ी लंबी होगी। अगली वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि अगर किसी बच्चे को कमर का फोड़ा हो गया है तो उसका आगे हम कैसे जो है बचाव कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अगर किसी बच्चे के इस तरह की चांसेस ना हो, यानी कि उसका डायग्नोसिस हम प्रेगनेंसी के दौरान ही किस तरह कर सकते हैं ताकि बच्चे को मज़ीद नुकसान से बचाया जा सके। और इसके अलावा अगर किसी बच्चे को कमर का फोड़ा हो गया है तो उसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होंगे उसको ठीक करने के लिए। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जिन बच्चों में कमर के फोड़े पाए गए हैं उनकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उसका क्या क्या आगे नतीजा निकल सकता है उन कॉम्प्लिकेशन का, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।